नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHD 24 के यूनिट सेकंड को पढ़ रहे थे। आज की वीडियो में हम इसके टॉपिक नंबर 2.5 रीतिकाल पर आधुनिक दृष्टि, इसके बारे में हम जानेंगे। बिना देरी के हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रगतिशील और काव्यशास्त्रीय आलोचना में आपसी बहस लगभग समाप्त हो चुकी थी। ऐसे समय में अज्ञे ने केशव की कविताएं शीर्षक एक लेख लिखा, जो उनकी पुस्तक सर्जना और संदर्भ में संकलित है। अज्ञे ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत का खंडन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव को रीति काव्य के प्रारंभ का श्रेय नहीं देना चाहते थे। अज्ञे ने कहा कि हिंदी कविता को जब एक शास्त्र की जरूरत थी, तब केशव ने उन्हें एक शास्त्र दिया। केशव अग्रदूत थे। अब यहाँ पे हम बात करें तो एक समय था जब विद्वानों के बीच पुरानी और नई तरह की आलोचना को लेकर बहुत बहस चल रही थी, वो खत्म होने लगी। तभी एक मशहूर लेखक आए जिनका नाम था अज्ञे। इन्होंने एक लेख लिखा जिसका नाम था केशव की कविताएं, और ये लेख उन्होंने अपनी बुक सर्जना और संदर्भ में छपवाया। इस लेख के जरिए अज्ञे ने क्या किया, रीतिकाल को देखने का एक नया दृष्टिकोण सबके सामने रख दिया था। अज्ञे ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात का विरोध किया। उन्होंने कहा कि शुक्ल जी का जो मानना था कि केशव दास को रीति काव्य की शुरुआत करने वाला नहीं मानना चाहिए, लेकिन अज्ञे ने तर्क दिया कि जब हिंदी कविता को नियमों और शास्त्रों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस समय केशव ही पहले ऐसे कवि थे जिन्होंने आगे बढ़कर हिंदी को एक ये शास्त्र बना दिया। इसीलिए अज्ञे उन्हें रीति काल का अग्रदूत यानी आगे का रास्ता दिखाने वाला मानते हैं। अगर केशव जैसे कवि और आचार्य लक्षणों की जांच पड़ताल ना करते और उनके बाद कई अच्छे कवि पर कच्चे पंडित रीति ग्रंथों की भरमार करते, तो बिहारी की कविता भी उतनी तासीर न रखती। आप ध्यान से देखें तो बिहारी के बहुत से दोहे इसलिए असर करते हैं कि वह पहले बनी हुई रूढ़ी को से लाभ उठाते हैं। अगर नायिका भेद पहले चले हुए ना होते तो बिहारी के बहुत से दोहे पहेलियों से ही हमें दिखते, लेकिन चूंकि रीति बनी हुई थी और पाठक अपने मन से बहुत कुछ जोड़ सकता है, इसीलिए बिहारी के संकेत समझ में आते हैं। बिहारी को एक ट्रेडिशनल बना बनाया मिला। अब यहाँ पे अज्ञे जी ने एक बात बताई कि अगर केशव जैसे आचार्य जो है वो काव्य के नियमों को बहुत गहराई से जांच नहीं करते, तो क्या होता कि जो उनके बाद के कवि हैं वो रीति ग्रंथों का जो इन्होंने ढेर लगाया उन्होंने वो ये नहीं लगा पाते। साथ ही यहाँ पे ये अज्ञे जो है वो बिहारी का एग्जाम्पल देके कहते हैं कि जब हम बिहारी जैसे जो महान कवि हैं इनकी कविताओं को इतना आनंद लेकर पढ़ते हैं, अगर बिहारी की कविताओं में हम देखें तो इसके जो असर है वो हमें इसीलिए दिखाई देता है कि इसकी नींव जो है वो केशव दास के ग्रंथों से ही बनी है। अगर केशव दास नहीं आए होते तो बिहारी की जो रचनाएं हैं वो पाठकों को समझ ही नहीं आती। इसीलिए ऐसा समझना चाहिए कि जो बिहारी के दोहे हैं हम बस इसीलिए समझ पाते हैं क्योंकि उनमें पहले तो रीति या नियम यानी जैसे नायिका भेद की एक परंपरा बन चुकी थी, अगर वो परंपरा पहले से ना होती तो बिहारी के जो छोटे छोटे दोहे हैं वो हमें किसी पहेलियों की तरह लगते और हम उन्हीं में उलझ जाते, क्योंकि ये परंपरा और नियम पहले से ही तय कर दिए गए थे। इसीलिए पाठक जो है इनके संकेतों को बहुत आसानी से समझ लेता है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि बिहारी को जो है एक बनी बनाई परंपरा का लाभ मिला, जिस परंपरा का लाभ उठाकर उन्होंने अपनी रचना की, और ये जो परंपरा थी इसे खड़ा करने का जो महत्वपूर्ण श्रेय है वो केशव दास को जाता है। ऐसा हमें अज्ञे की रचना में देखने को मिलता है। केशव ने स्वयं ट्रेडिशनल बनाया। अगर बिहारी फूलों की दुकान है जहां आपको माला तुरंत मिलती है, तो केशव वह माली है जिसने पौधे बोए थे। इस तरह ऐतिहासिक दृष्टि से केशव का महत्व बिहारी और देव दोनों से बढ़कर है। इसी तरह अज्ञे ने केशव की कविता का नया पाठ किया। केशव ने रामचंद्रिका लिखी, वार्तालाप में भी सफल रहे जैसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी मानते हैं, लेकिन अगर व्यंग्य लिखते तो गजब कर जाते। यह जमाना व्यंग्य के अनुकूल नहीं था। अज्ञे ने केशव को 2-3 दोहों को उद्धृत करके उनकी व्यंग्य क्षमता को उजागर किया। हालांकि अज्ञे ने इस मंतव्य पर हिंदी आलोचना में आगे कोई चर्चा नहीं हुई। अब इस बात को अज्ञे जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण देकर हमें समझाया। अज्ञे ने कहा कि केशव ने खुद एक परंपरा की शुरुआत की थी।
आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि अगर हम बिहारी को एक फूलों की दुकान की तरह देखें जहाँ हमें बनी बनाई सुंदर सुंदर बहुत सारी मालाएं देखने को मिलती है, तो केशव जो है वो उस माली की तरह है जो बहुत मेहनत से वो पौधे लगाता है जिससे हमें वो फूल मिल सके। बिना माली के उन फूलों और मालाओं का जो अस्तित्व है वो है ही नहीं। इसीलिए इतिहास के नज़रिए से देखें तो केशव का जो महत्व है वो हमें बिहारी और देव जैसे कवियों से कहीं अधिक श्रेष्ठ कर दिखाई देता है। आगे ने केशव की कविताओं को एक नए नज़रिए से भी पढ़ा। केशव की एक मशहूर रचना है रामचंद्रिका, और इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका संवाद है, यानी जो इसके किरदार है उनके बीच की बातचीत। यहाँ तक कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी ये बात मानते हैं कि केशव की जो संवाद योजना है उसमें लिखने में जो है केशव बहुत माहिर है और बहुत सफल हमें दिखाई देते हैं। आगे ने ये बात भी कही, उनका मानना है कि केशव के अंदर जो है व्यंग्य लिखने की ज़बरदस्त काबिलियत थी। वे कहते हैं कि अगर केशव व्यंग्य लिखते तो बहुत ही कमाल कर देते, लेकिन अफसोस इस बात का था कि उस समय में जो माहौल था वो व्यंग्य लिखने के लिए सही नहीं था। आगे ने केशव के कुछ दोहे हमें उदाहरण के रूप में दिए और ये साबित कर दिया कि कितने तीखे व्यंग्य जो है केशवदास कर सकते थे। हालांकि बाद में हिंदी के जो अन्य आलोचक हुए उन्होंने केशव की इस बात पर, व्यंग्य वाली बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इस पर आगे कोई भी चर्चा हमें देखने को नहीं मिलती है। इस परंपरा में आगे चलकर विजयदेव नारायण शाही ने रीति काव्य को नई दृष्टि से देखा। अब तक की हिंदी आलोचना यह मानकर चलती थी कि भक्ति काव्य रीति काव्य से प्रत्येक मायने में श्रेष्ठ है। शाही ने इस प्रश्न को नए ढंग से उठाया। उन्होंने कहा कि भक्ति काल के कवि अपनी अपनी बोलियों में अपने अपने प्रदेशों में रचनाएं कर रहे थे, उनकी कोई एक सामान्य काव्य भाषा नहीं थी। फिर रीति काल में सिर्फ विलासिता और मूर्ता ही नहीं थी, पंजाब से लेकर मिथिला तक और कश्मीर से सतारा तक का हृदय एक तरह धड़कता सिर्फ दरबारी विलासिता और विमूढ़ रूढ़िवादिता के बूते का काम नहीं है, कुछ और है जो बिहारी के दोहों को, बाकी मुस्तैदी और घनानंद के स्वर को कसकता हुआ पकापन देता है। अब यहाँ पे जो है अज्ञे जी के बाद आ जाते हैं विजयदेव नारायण शाही। इन्होंने भी रीति काव्य को अपने नज़रिए से समझा और बताया कि उस समय तक हिंदी साहित्य के जो विद्वान थे वो ये मान रहे थे कि भक्ति काल का जो काव्य है वो रीति काल के काव्य से हर तरह से बहुत बेहतर और महान है। तभी विजयदेव नारायण शाही ने इस जो पुरानी सोच थी इसको चुनौती दी। इन्होंने कहा कि भक्ति काल का जो समय है उस समय अगर हम देखें तो कवि जो है वो अलग अलग इलाकों में रह रहे थे और अपनी अपनी बोलियों में रचनाएं लिख रहे थे। यानी कि अगर कोई कवि अवधी का है तो वो अवधी में लिख रहा है, फिर अगर कोई ब्रज का है तो वो ब्रज में लिख रहा है। पूरे भारत में कोई एक कॉमन या अगर हम कहें कोई एक सामान्य काव्य भाषा नहीं थी जिसे सब समझ सके। हर कवि ने क्या किया, अपने क्षेत्र की बोली को लिया और वो कवि उसी में रचना कर रहा था। यानी कि अगर हम देखें तो ऐसा कह सकते हैं कि उस समय का जो कवि था वो केवल अपने क्षेत्र की बोली तक ही हमें सीमित होता हुआ दिखाई देता है। अक्सर लोग कहते हैं कि रीति काव्य सिर्फ राजाओं के दरबार और भोग विलासिता की सोच थी, लेकिन विजयदेव नारायण शाही जी ने कहा कि रीति काव्य में इससे कहीं बढ़कर बहुत कुछ था। उन्होंने ये तर्क भी दिया कि जब हम पंजाब से लेकर बिहार तक के मिथिला तक को देखें और कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र के सतारा तक को देखें, यानी कि अगर हम पूरे भारत को देखें तो लोगों के दिलों को एक सुर में जोड़ने की जो बहुत छोटी सी एक बात थी उसका सिर्फ दिखावा या विलासिता से संभव नहीं किया गया। अंत में विजयदेव नारायण शाही ये भी बताते हैं कि बिहारी के दोहों में जो हमें गजब की चुस्ती और एक होशियारी दिखाई देती है और वहीं हमें घनानंद की आवाज़ में जो दर्द और वो जो गहराई महसूस होती है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है और वह ये है कि सिर्फ नियम या रूढ़ियों में नहीं बल्कि यह एक खास गुण है जिसमें रीति काव्य को उस समय की एक ग्लोबल पहचान दी गई और पूरे देश को एक भाषा के रूप में हमें भाव के रूप में बांधकर प्रस्तुत किया गया। फिर जिस काल में हिंदी भाषी क्षेत्रों की राजनीतिक एकता टूटते टूटते हो रही थी, उस समय उन्होंने आज जो हिंदी भाषी क्षेत्र कहलाता है इस पूरे क्षेत्र के लिए बड़े मनोयोग से एक सर्वमान्य भाषाई माध्यम निर्मित कर डाला। इतना ही नहीं, उसे परवान भी चढ़ाया, पूरे क्षेत्र को एक समान रुचि और काव्य भंगिमा दी। अब यहाँ पे बताते हैं कि एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक सच्चाई यह है कि उस दौर में उत्तर भारत की जो राजनीतिक एकता थी वो खत्म हो रही थी, छोटे छोटे राज्य बट रहे थे और ऐसे बिखराव के समय में रीतिकालीन कवियों ने क्या किया, अपनी मेहनत से पूरे हिंदी क्षेत्र को एक ऐसी भाषा तैयार करके दी जिसे हर कोई समझ सकता था और हर कोई पसंद कर सकता था, जो कि थी ब्रज भाषा। उन्होंने सिर्फ एक भाषा ही नहीं दी बल्कि पूरे भारत के लोगों की जो पसंद थी उसे और कविता कहने के अंदाज को भी जो है एक जैसा बना दिया था।
शाही के अनुसार कुल मिलाकर भक्ति काव्य धार्मिक काव्य ही था। रीति काव्य में इस धार्मिक अनुभूति को हटाकर एक ललित रसमय अनुभूति में परिवर्तित कर दिया गया। यह काव्य एक तरह से सौंदर्यवादी धर्मनिरपेक्षता का काव्य है। इसे इस रूप में भी देखा जाना चाहिए। जहाँ तक रीति काव्य के दरबारीपन का प्रश्न है, शाही यहाँ भी अपने पूर्ववर्ती विचारकों से सहमत नहीं है। ब्रज भाषा का कलंक यह नहीं था कि वह दरबारी थी, बल्कि अधूरी दरबारी थी। यह नहीं कि उसे राजाओं का श्रेय मिला, बल्कि यह कि राज्य से एकाकार नहीं हो सका। विदेशी फारसी रास्ता रोके खड़ी रही। अब यहाँ पर यह बताया गया कि भक्ति काल की कविता का जो केंद्र था वो था धर्म, लेकिन रीति काल की कविता ने धर्म को घेरे से बाहर निकाल दिया। उसकी जगह उन्होंने सौंदर्य और रस को जोड़ दिया। विजयदेव नारायण शाही इसे सौंदर्यवादी धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो कविता थी उसका मुख्य उद्देश्य किसी धर्म का प्रचार करना नहीं था, बल्कि कला और सुंदरता का आनंद लेना था। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि दरबारीपन के आरोप पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि अक्सर ये कहा जाता है कि रीतिकाल के जो कवि थे वो सिर्फ राजाओं के दरबार तक सीमित थे। वहीं विजयदेव नारायण शाही ने कहा कि ब्रज भाषा की कमी यह थी कि वह दरबार में ही थी, बल्कि कमी उसकी यह थी कि वह अधूरी दरबारी रह गई। उसे राजाओं का सहारा तो मिला, लेकिन वह कभी भी सरकारी कामकाज की मुख्य भाषा नहीं बन पाई, क्योंकि उस समय जो शासन की भाषा थी वो फारसी थी। फारसी भाषा का बोलबाला था शासन की भाषा में, और फारसी ने ब्रज भाषा का जो रास्ता है वो रोक रखा था, वरना ये जो हमारी राजभाषा अब तक बन गई होती। ऐसा विजयदेव नारायण शाही का कहना है। इसी क्रम में 2017 में सुधीश पचौरी की पुस्तक आती है रीतिकाल सेक्सुअलिटी का समारोह, यानी कि रीति काव्य में फूको विचरण। इस ग्रंथ में सुधीश चौधरी ने रीति काव्य संबंधी कुछ नई मान्यताएं सामने रखी। उन्होंने सबसे पहले उन धारणाओं और मान्यताओं का खंडन किया जिसके आधार पर रीति काल को श्रेष्ठता के क्रम में सबसे नीचे रखा गया। उनके पीछे विक्टोरियाई ब्राह्मणिकल पुरलिंग नैतिक विमर्श रहे हैं, जिनका उद्देश्य स्त्री की यौनता के नियंत्रण में रखने की कोशिश ही है। इस क्रम में वह प्रस्तावित करते हैं कि इस काल का नाम रीति काल न रखकर स्त्री यौनता का निर्माण का काल रखा जाना चाहिए। अब यहाँ पे 2017 की बात बताई गई है कि 2017 में एक पुस्तक आई जो सुधीश पचौरी की महत्वपूर्ण पुस्तक थी, और इसमें हमें रीति काव्य को समझने के लिए जो पुराने ढर्रे थे उन्हें छोड़कर बिल्कुल नए और आधुनिक सिद्धांत हमारे सामने पेश किए गए। इसमें सुधीश पचौरी ने कहा कि जब हम रीति काल को हिंदी साहित्य की सबसे कमतर या सबसे नीच अगर हम मानते हैं, लेकिन इसके पीछे एक खास तरह की संकुचित और पुरानी सोच काम कर रही थी। इनका मानना था कि रीतिकाल को इसलिए बदनाम किया गया ताकि स्त्री की इच्छाओं और उनकी आज़ादी पर काबू पाया जा सके। उन्होंने इसे विक्टोरियाई और पुरुष प्रधान सोच का नतीजा भी बताया। आगे वह कहते हैं कि इस युग को सिर्फ रीतिकाल कहना काफ़ी नहीं है, बल्कि वो ये सुझाव देते हैं कि इसे स्त्री यौनता के निर्माण का काल भी कहा जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वो समय था जब साहित्य में पहली बार स्त्री की उपस्थिति और उनकी भावनाओं को इतनी प्रमुखता से जगह मिली थी। लक्षण ग्रंथों के संदर्भ में उनका मत है कि रीति काल के आचार्य कवि कविता का प्रचार करने वाले शिक्षक थे। उनकी मौलिकता की परीक्षा करना सही नहीं है। मौलिकता का दावा उन्होंने कभी नहीं किया। उन्होंने अपने ग्रंथ में यह सिद्ध किया कि कविता प्रयासपूर्वक सीखी जा सकती है। कवि बनने के लिए विभिन्न विधाओं और कलाओं की जानकारी लेनी होती है। कविता करना इन कवियों के लिए एक कर्तव्य कर्म था, यानी ड्यूटी कर्म। यह इसे जॉब की तरह लेते थे। ये कवि इतिहास के पहले फुल टाइमर थे। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि कवियों को अगर हम देखें तो कवियों को देखने का नज़रिया ही यहाँ पे बदल जाता है। यहाँ पे सुधीश पचौरी कहते हैं कि रीतिकाल के जो कवि हैं वो सिर्फ कवि नहीं थे, बल्कि वो टीचर भी थे जो कि कविता करने की कला सिखाते थे। साथ ही साथ वे किसी देवी शक्ति की तरह नहीं थे, बल्कि वो क्या करते थे, एक जॉब या फुल टाइम प्रोफेशनल की तरह इसको लेते थे कविता करने को। उनके लिए कविता करना एक अनुशासन था और उनकी ड्यूटी थी जिसे वो बहुत मेहनत के साथ करते भी थे और इसका अभ्यास भी लोगों को सिखाते थे। यही वजह है कि इतिहास के जो पहले प्रोफेशनल कवि हैं वो रीतिकाल के ही कवि कहलाए। साथ ही साथ अगर हम इन सब बातों को देखें तो ये कह सकते हैं कि रीतिकाल के जो कवि थे वो बहुत प्रोफेशनल थे। ठीक है, आगे देखें। जो कविता के
प्रोड्यूस करके अपनी ड्यूटी पूरी करते थे। ये पैड थे, इनको कविता करने के लिए इनाम या भेंट का खैरात या तनख्वाह मिला करती थी। इसके बावजूद कविता इनके लिए एक प्रदर्शन भी थी, परफॉर्मेंस भी थी। जहाँ तक रीति काव्य की नायिकाओं का प्रश्न है, ये कवियों द्वारा कल्पित नहीं थी। ये उस समय में मौजूद स्त्रियां थीं, उन्हें कवि ने नहीं गढ़ा। इसीलिए रीतिकाल की निंदा के पीछे विक्टोरियन युग की नैतिकता तथा सवर्ण मानसिकता काम कर रही थी। उन पर अश्लीलता और नकल का आरोप नव जागरण कुलीन मानसिकता की देन है, जो मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और रामविलास शर्मा के माध्यम से हिंदी संसार में फैली। अतः रीतिकालीन काव्य को इन मानसिकता से मुक्त होकर उत्तर संरचनावादी और विखंडनवाद के तर्कों से पुनः समझना चाहिए। इसमें फूको बहुत उपयोगी विचारक हो सकते हैं। अब जैसा हमने जाना कि रीतिकाल के जो कवि थे वो बहुत प्रोफेशनल थे। वे अपनी कविताओं को प्रोड्यूस करते थे, यानी कि एक तरह का उत्पादन था ये उनके लिए। उन्हें इनके बदले वेतन मिलता था, या हम कहें इनाम मिलता था, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि तोहफे मिलते थे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि उनकी कविता में कला नहीं थी। उनके लिए कविता करना एक परफॉर्मेंस जैसा था। जैसे आज के कलाकार मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, वैसे ही ये कवि दरबार में जो है अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते थे कविता के रूप में। एक महत्वपूर्ण बात ये भी बताई सुधीश पचौरी ने, वो ये थी कि रीति काव्य में जिन नायिकाओं का वर्णन है वो केवल कवियों की कल्पना नहीं थी, बल्कि वो उस समय के समाज में मौजूद असली स्त्रियां थीं, ऐसा सुधीश पिचौरी का कहना है। इन्होंने तर्क दिया कि रीति काव्य की जो आलोचना या बुराई की गई, इसके पीछे हम विक्टोरियन नैतिकता और पुरानी सवर्ण मानसिकता को जिम्मेदार मानते हैं, जिसने उन स्त्रियों के स्वाभाविक चित्रण को बहुत गलत नजरिए से देखा था। रीति काव्य पर जो अश्लीलता या फिर नकल होने का आरोप लगाया जाता है, ये दरअसल जो है हिंदी नवजागरण के दौर की देन है, ऐसा सुधीश पचौरी ने कहा। इनके अनुसार मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, ये कुछ ऐसे बड़े विद्वान हैं जिन्होंने उस समय की सामाजिक सुधारवादी सोच के कारण रीति काव्य को बहुत गलत ढंग से पेश किया, जिससे आम लोगों के मन में इस काल के प्रति एक नकारात्मक छवि बनी। तो निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि रीति काव्य की पुरानी संकुचित सोच से आज़ाद करना होगा, ऐसा सुधीश पिचौरी का कहना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अब हम इसका सारांश देखेंगे जो हमने यूनिट 2 पढ़ी। रीति काव्य के विधिवत अध्ययन का आरंभ हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के साथ हुआ। शिव सिंह सेंगर, गासा दत्तासी और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने रीति काव्य का आरंभिक परिचय दिया। तो इसमें हमें बताया गया कि रीति काव्य को जो गहराई से समझने की शुरुआत हुई वो हमें हिंदी साहित्य के इतिहास को देखने पर मिलती है। लेकिन सबसे पहले अगर हम देखें तो इसका रूप हमें शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और गासा दत्तासी, इन सभी विद्वानों के इतिहास ग्रंथ में देखने को मिलता है। इसके पश्चात मिश्र बंधुओं ने अपने विशाल ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद और हिंदी नवरत्न में रीति काव्य को विधिवत स्थापित किया। उन्होंने हिंदी के जिन श्रेष्ठ 9 कवियों की सूची बनाई, उसमें से 5 कवि रीति काव्य से संबंधित थे। इस ग्रंथ में देव का स्थान बिहारी से पहले रखा गया। इस कारण हिंदी में देव और बिहारी का विवाद प्रारंभ हुआ। इस विवाद में पद्म सिंह शर्मा, लाला भगवान दिन, कृष्ण बिहारी मिश्र आदि ने भाग लिया। इस विवाद में रीति काव्य के अर्थ विश्लेषण की सहायता मिली। आगे चलकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देव बिहारी के विवाद को समाप्त किया और यह स्थापित किया कि घनानंद आदि स्वच्छंद कवि इस काल में श्रेष्ठ हैं। शुक्ल जी ने भक्ति काव्य और रीति काव्य से श्रेष्ठ घोषित किया। इनके पश्चात हिंदी में काव्य शास्त्रीय आलोचक भी हमारे सामने आए, जो मानते थे कि भारतीय काव्य शास्त्र को समझे बिना रीति काव्य के मर्म का उद्घाटन नहीं हो सकता। इन आचार्यों में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, जगदीश गुप्त, नगेंद्र आदि मुख्य रूप से हमें दिखते हैं। इन्हीं के साथ हिंदी में प्रगतिशील आलोचक सक्रिय हुए। उन्होंने रीति काव्य को दरबारी पतनशील मूल्यों का वाहक मानकर उसका तिरस्कार कर दिया। और इसी के पश्चात आधुनिक युग में हमें अज्ञेय और विजय देव नारायण शाही ने नए ढंग से रीति काव्य पर विचार करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसी क्रम में आगे चलकर सुधीर पिचौरी ने जो है फूको के सिद्धांतों को रीति काव्य पर लागू किया तथा रीति काव्य का नया पाठ प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अब इसमें ये बताया गया कि जो है मिश्र बंधुओं का भी एक ग्रंथ आया, जिसमें हमें मिश्र बंधु का ग्रंथ आया, एक तो मिश्र बंधु विनोद, फिर आया हिंदी नवरत्न, जिसमें हमें 9 कवि देखने को मिले। और इसी में अगर हम देखें तो रीति काल के कुल 5 कवि लिए गए, जिसमें कि देव को बिहारी से पहले का स्थान दिया गया, जिसकी वजह से देव बड़े या बिहारी, इसका हमें विवाद देखने को मिलता है। फिर ये विवाद आगे चलकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शांत किया। उन्होंने कहा कि इन दोनों से ज़्यादा बड़ा कवि जो है वो घनानंद है, जो कि एक स्वच्छंद कवि है। फिर शुक्ल जी ने भक्ति काल को रीति काल से ऊपर माना।
इसके बाद हमें इसमें ये पढ़ा कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर नगेंद्र जैसे विद्वान हैं जिन्होंने ये कहा कि अगर रीति काव्य को समझना है तो हमें सबसे पहले तो भारतीय काव्यशास्त्र के नियमों को बहुत गहराई से समझना होगा। इसके बाद आ गए प्रगतिशील लेखक, इन्होंने दरबारी कविता ना कहकर इसको नकार दिया। फिर वही अज्ञे और विजयदेव नारायण शाही जैसे जो आधुनिक विचारक थे, इन्होंने इसे फिर से सम्मान दिलाया रीति काव्य को। और आज के समय में अगर हम देखें तो प्रोफेसर सुधीश पचौरी ने इसे देखने का नज़रिया बिल्कुल ही बदल दिया। उन्होंने रीति काव्य को समाज, सत्ता और स्त्री की पहचान से जोड़कर एक नया और क्रांतिकारी अर्थ हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो ये हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हो गया है। आगे है इसके अभ्यास प्रश्न, इसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न के बारे में जानेंगे। थैंक यू।